जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहली सुर्खी का संबंध देश के 6 राज्यों से है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कौन कौन सी सीटें हैं? बिहार की गोपालगंज और मोकामा, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोडे, ओडिशा की धामनगर और यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट। इन पर उपचुनाव होने इन विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 6 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 7 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। 14 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। अब संक्षेप में समझ लेते हैं कि इन सीटों पर उपचुनाव कराए क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले बिहार की बात। मोकामा साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से अनंत सिंह विधायक बने थे, लेकिन AK-47 वाले प्रकरण में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है, विधायकी चली गई। दूसरी ओर बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद से गोपालगंज सीट खाली हुई है, सो बिहार की ये 2 सीटों पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट और यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट भी जीते हुए विधायकों के निधन के बाद से ही खाली हुई। हरियाणा की आदमपुर सीट की बात करें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। कुलदीप बिश्नोई यहां से विधायक बने थे, लेकिन बिश्नोई विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ठीक इसी तरह तेलंगाना की मुनुगोडे सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजगोपाल रेड्डी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सो इन 2 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव की तारीख के ऐलान के अलावा चुनाव आयोग की तरफ से आज एक और बड़ा अपडेट आया है। मिर्जापुर वेब सीरीज के कालीन भैया आपको याद होंगे, बिल्कुल पंकज त्रिपाठी, उनकी ही बात कर रहे हैं। इन्हीं पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन बनाने का फैसला लिया है, यानी फिल्मों के कालीन भैया अब वोट देने की अपील करते भी नजर आएंगे। फिलहाल अपनी जिम्मेदारी पर पंकज त्रिपाठी ने क्या कहा वो आपको हम सुनवा रहे हैं। कुछ नहीं, मैं जो दायित्व मिला है उसको निभाऊंगा पूरे ईमानदारी से, प्रयास होगा, बस यही है। आपने अभी तक एक भी वोट मिस नहीं किया है? नहीं। और आप ये चाहेंगे कि मतदाताओं को कोई सम्मान भी मिले और अधिकार और कर्तव्य दोनों। अब बात कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव की। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों से कहा है कि अगर वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का प्रचार करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें पद से इस्तीफा देना होगा। चुनाव करा रहे प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि एक गाइडलाइन जारी की जाती है और इस गाइडलाइन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी या फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशंस का कोई भी पदाधिकारी किसी प्रत्याशी के समर्थन या विरोध में प्रचार नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो पहले अपने पद से इस्तीफा दें और फिर उसके बाद ऐसा कर सकते हैं। दोनों उम्मीदवार अपनी पर्सनल कैपेसिटी में चुनाव लड़ रहे हैं। डेलीगेट्स अपनी पसंद के उम्मीदवार को बैलेट पेपर के माध्यम से वोट दे सकते हैं। गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि जब उम्मीदवार डेलीगेट से मिलने या पब्लिक अनाउंसमेंट करने आए तो ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वो मीटिंग हॉल, कुर्सियों और अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्था करवाएं। चुनाव के लिए ये गाइडलाइन पार्टी के 3 प्रवक्ताओं के इस्तीफे के बाद आई है। बीते दिन यानी 2 अक्टूबर को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, गौरव वल्लभ और सैयद नसीर हुसैन ने पार्टी प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वो तीनों मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए आधिकारिक प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे रहे हैं ताकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अब तिरुवनंतपुरम से सांसद डॉक्टर शशि थरूर और राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच ही सीधी लड़ाई है, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार झारखंड से कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी का नामांकन 1 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया था। नाम वापसी समय सीमा 8 अक्टूबर तक है। वोटिंग 17 अक्टूबर को होगी, जिसके लिए उम्मीदवारों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कहा कि थरूर और उनमें कोई मतभेद नहीं है। सुनिए। जब एक ही घर के लोग हैं, एक दूसरे के खिलाफ कौन लड़ने का सवाल नहीं है। हम दोनों मिलके उनके खिलाफ लड़े जो इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, भाषा के नाम से झगड़ा लगा रहे हैं। इनके खिलाफ हम दोनों को लड़ना है। कुछ इसी तरह का बयान हैदराबाद पहुंचे शशि थरूर की ओर से भी आया। उनकी बात भी हम आपको सुनवा रहे हैं। I want to stress there is absolutely no ideological battle going on in this party. We are all of one mind. We are all strong believers in the values and philosophies and principles of the Congress Party. We want the Congress Party to prevail once again in our country. And as far as I'm concerned, the only real difference in this election
is about how we go about facing the challenges facing the Congress party in overcoming the BJP and its formidable electoral machine. I believe we need a reinvented, reimagined Congress party to take on the BJP, and that is why I have continued with my candidacy in this election. इससे पहले 2 अक्टूबर को नागपुर में शशि थरूर ने कहा था कि खरगे कांग्रेस के शीर्ष 3 नेताओं में आते हैं, उनके जैसे नेता बदलाव नहीं ला सकते और वर्तमान व्यवस्था को ही जारी रखेंगे। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों के मुताबिक बदलाव लाऊंगा, ये थरूर ने कहा था। कांग्रेस की बात चली है तो आपको भारत जोड़ो यात्रा का अपडेट भी दे देते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की ये यात्रा फिलवक्त कर्नाटक से गुजर रही है। इसका नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने आज मैसूर के एक मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाकर प्रार्थना की। कांग्रेस की इस यात्रा में करीब हर रोज नए रंग में दिखाई देते हैं राहुल गांधी। कभी बच्चों के साथ, कभी फुटबॉल खेलते हैं तो कभी भारी बारिश के बीच लोगों को संबोधित करते नजर आते हैं। अब इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ साथ उनका परिवार भी शामिल होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज मैसूर पहुंच गई हैं और 6 अक्टूबर से राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगी। इसके एक दिन बाद यानी कि 7 अक्टूबर से प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा से जुड़ने वाली हैं। 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अगले साल जनवरी में पूरी होगी। फिलहाल यात्रा दक्षिण के राज्यों से गुजर रही है और अगले 21 दिन दक्षिण के राज्यों में ही जारी रहेगी, जहां कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, बनाए रखना चाहती है। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत पूरा गांधी परिवार एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल हो रहा है। जैसे जैसे यात्रा चल रही है, विवाद भी चलते ही जा रहे हैं। ताज़ा विवाद आया है कर्नाटक से, जहां के अनऑफिशियल झंडे को लेकर के एक बात चल पड़ी है। कल मैसूर में यात्रा के दौरान कर्नाटक के झंडे लहराए गए, जिनमें राहुल गांधी की तस्वीर भी छपी हुई थी। इसे लेकर कई कन्नड़ संगठनों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है। इस मामले में बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कन्नड़ ध्वज के मुद्दे को सुलझने नहीं देना चाहती है। आखिरी सुर्खी समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से जुड़ी है। स्वास्थ्य कारणों से मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। 2 अक्टूबर के दिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा था। आज मेदांता अस्पताल की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट में ट्रांसफर किया गया है, जहां विशेषज्ञों की बड़ी टीम उनका इलाज कर रही है। फिलहाल मुलायम सिंह की हालत में कुछ सुधार बताया जा रहा है, उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया है, इस आशय की सूचना है। इन सब के बीच मुलायम सिंह यादव की सलामती के लिए उनके चाहने वाले मंदिर मस्जिदों में प्रार्थना कर रहे हैं। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फोन कर उनके पिता का कुशलक्षेम पूछा है, ऐसी जानकारी भी है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।